प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में भारत विरोधी तत्वों पर सख्त कार्रवाई और भारतीय मिशन की सुरक्षा की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मांग की है। दरअसल दोनों ही नेताओं के बीच फोन पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस पर पीएम ऋषि सुनक ने बताया कि ब्रिटेन भारतीय उच्चायोग पर हमले को पूरी तरह से अस्वीकार्य मानता है और भारतीय मिशन और उसके कर्मियों की सुरक्षा का आश्वासन देता है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस वार्ता के बारे में बताया और लिखा कि यूके के पीएम ऋषि सुनक से बात करके खुशी हुई और उन्हें बैसाखी की बधाई दी और ब्रिटेन में भारतीय समुदाय को नए साल की बधाई दी। हमने एफटीए सहित भारत यूके व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की है। हम भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और यूके में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। हमने आर्थिक अपराधियों के मुद्दे पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि पीएम मोदी और यूके पीएम ऋषि सुनक संवाद से पहले भारत सरकार गृह मंत्रालय गृह सचिव ने यूके सरकार होम डिपार्टमेंट को भारत की चिंताओं के बारे में अवगत करवाया था और सख्त कार्रवाई करने को कहा था। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दे, खासकर व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों पर बात की और सुनक ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लिए भी ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत यूके रोडमैप 2030 के हिस्से के रूप में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। ग्यारह अप्रैल को तमिलनाडु के मदुकरई वन परिक्षेत्र में आग लगने का पता चला, जिसके बाद से तमिलनाडु के वन विभाग के कर्मचारी कोयम्बटूर में 50 हेक्टेयर वन भूमि में लगी आग बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में विभाग के 40 कर्मचारियों की एक टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित जंगल कोयम्बटूर जिले के अलंदुरई के राजस गांव में नाथे गुंडनपुदुर के पास स्थित है। दरअसल सूखी घास के कारण यह आग फैल गई है, जिसके चलते कर्मचारियों को इसे नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में फायर फाइटिंग टीम को लगातार आग बुझाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिला वन अधिकारी एन जयराज के मुताबिक जंगल का क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर है। इनमें से 50 हेक्टेयर आग में पहले ही नष्ट हो चुका है और अब दमकल कर्मी आग को नीचे की ओर फैलने से रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर नोएडा में उसका एक समर्थक सेक्टर 93 में एक हाई टेंशन लाइन के टावर के ऊपर चढ़ गया। वहां से मनीष कश्यप को छोड़ने की मांग करने लगा। ऐसे में शख्स को टावर पर चढ़ा हुआ देखकर लोगों का हुजूम मौके पर इकट्ठा हो गया। लोगों को देखकर युवक मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगा। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो उसने ऊपर से कूदने की धमकी देना शुरू कर दिया। ऐसे में उस युवक को काफी समझाकर शांत कराया गया। इसके बाद दमकल विभाग की हाइड्रोलिक मशीन पर चढ़कर अधिकारी युवक के पास पहुंचे और उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। दरअसल हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़े हुए युवक का नाम करण ठाकुर है और वो बिहार के जिला सिवान का रहने वाला है। शख्स का कहना है कि वो मनीष कश्यप का दोस्त है और 15 दिन पहले ही नोएडा मजदूरी करने के लिए आया था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसका मेडिकल करा रही है। आईपीएल 2023 का 18वां मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें गुजरात ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। पहले टॉस जीतकर गुजरात ने बॉलिंग करने का फैसला किया था, जिसमें पंजाब ने 154 रन बनाने का टारगेट दिया था। अपनी पारी में खेलते हुए गुजरात ने 4 विकेट खोकर टारगेट को आराम से चेस कर लिया। गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो ओपनर शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 49 बॉलों पर 67 रनों की शानदार पारी खेली। आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया ने 5वीं गेंद पर चौका लगाकर गुजरात की टीम को जीत दिलाई। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन मैथ्यू शॉट ने बनाए। मैथ्यू ने 24 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए, वहीं बाकी सभी गेंदबाजों को एक-एक सफलता मिली। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के बाद रिद्धिमान शाह ने 30 रन बनाए। पंजाब के लिए अर्शदीप, रबाडा, सैम करन और हरप्रीत ने एक-एक विकेट लिया। 2 विकेट चटकाने वाले मोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। गुजरात टाइटंस
अब तक 4 मैच खेल चुकी है, जिसमें से उसने 3 में जीत हासिल करी है। इस जीत के साथ गुजरात पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गई है और पंजाब ये मैच हारने के बाद पॉइंट्स टेबल पर छठे नंबर पर है। तेलंगाना में स्थित विजाग स्टील प्लांट को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। इस पर रोशनी डालते हुए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार विजाग स्टील प्लांट का निजीकरण करने के बजाय इसे मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। हूँ कि इस प्रकार का आज के समय में, आज की तारीख में कोई हमारी कोई इच्छा नहीं है और ना इस प्रकार का कोई प्रोसेस है। इसको मुझे लगता है हम इसके लिए आने वाले समय में करने वाले माइनिंग का जो हमारे सामने प्रॉब्लम था वो भी हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में आगे रन करेगा। वहीं केंद्र के इस फैसले के बाद बीआरएस ने खुशी जाहिर की है और कहा कि ये केसीआर के संघर्ष के चलते निजीकरण से बच गया है। ఫోన్ ఎవరు వస్తే పక్కకు పోయిన అందుకని కేసీఆర్ గారు మొన్న ఒక మాట మాట్లాడారు. విశాఖ ఉక్కు విషయంలో గట్టిగా మాట్లాడిన నాయకుడు కేసీఆర్ ఏమన్నారు? మీరు అధికారం ఉంది కదా, అమ్ముతున్నారు కదా, ఎట్లా అమ్ముతారో మేము కూడా చూస్తాం, తప్పకుండా ఇది విరమించుకోవాలి. అదానికి ఇచ్చిన బయలదిల్లా గన్ల వల్ల ఇటు బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతలేరు, అటు వైజాగ్ నమ్మేస్తున్నారు, మీరు ఎట్లా చేస్తారో చూస్తాం మేము కూడా. అవసరమైతే మా సింగరేణిని పంపుతా అన్నాడు. అంతే, సింగరేణిని పంపి అధ్యయనం చేయిస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడే స్టేట్మెంట్ వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. మేము తాత్కాలికంగా స్టీల్ ప్లాంట్ నమ్మే ప్రతిపాదన విరమించుకుంటున్నాం. बता दें, बीजेपी को छोड़कर प्लांट के कार्यकर्ताओं और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने इस प्लांट का निजीकरण करने का विरोध जताया। केंद्र सरकार ने इस प्लांट के निजीकरण का प्लान तैयार किया था, जिसका बीआरएस ने जमकर विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल नववर्ष में हिस्सा लिया। तमिल नववर्ष को तमिल पुतांडु भी कहा जाता है और पीएम मोदी ने अपने इस दौरे पर लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सबका प्यार है कि आज आपके बीच मुझे तमिल पुतांडु को मनाने का मौका मिल रहा है। पुतांडु प्राचीनता में नवीनता का पर्व है। इतनी प्राचीन तमिल संस्कृति और हर साल पुतांडु से नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते रहने की ये परंपरा वाकई अद्भुत है। यही बात तमिलनाडु और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है। इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रति आकर्षण भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जब वो गुजरात के विधानसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वहां बड़ी संख्या में तमिल समुदाय के लोग मुझे वोट करते थे और मुझे जिताने में सहयोग करते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिलनाडु को किया है, तमिल लोगों ने हमेशा उसे और ज्यादा करके मुझे वापस लौटाया है। प्रधानमंत्री ने भारत के इतिहास में तमिल के योगदानों का गुणगान भी किया और कहा कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और इस पर हम भारतीयों को गर्व है। साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, अनेक अकाट्य साक्ष्य है। इनमें से एक अहम रेफरेंस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में उत्तिर मेरूर नाम की जगह बहुत विशेष है। यहां 1100 से 1200 साल पहले के एक शिलालेख के उसमें भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पुराने युग में लोगों को पता था कि लोकतांत्रिक शासन कैसा होगा और सैकड़ों साल पुराने उस समय में वहां लोकतंत्र का बारीकी से विवरण मिलता है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुटता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया, जिसके बाद वे 13 अप्रैल को बिहार वापस आए। इस दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। फिर नीतीश ने कहा कि सब बढ़िया है। सब चीजों पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग जो काम कर रहे हैं आप सब लोग सर, यूपी में एक एनकाउंटर हुआ है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है सर। सांसद थे, उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है सर, और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्या उसको सही माना जाएगा? थोड़ा सा सर आगे आ जाएंगे। आप ही लोगों के चलते जी तो जो कुछ भी हुआ उस पर जो होना हो तो आप जो कोशिश कर रहे हैं सफल हो पाएगा, आपको यकीन है? आपको तो बता दिए, बाकी सब लोग तो बोल ही न दिए हैं। इस मुलाकात के बाद जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के फॉर्मूले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2024 के लिए विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार ने एक पद, एक उम्मीदवार का फॉर्मूला पेश किया है। इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों से चर्चा हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार के महागठबंधन पर सवाल उठाए। आरजेडी और जेडीयू के बीच सत्ता परिवर्तन और महागठबंधन की सरकार बनने के वक्त डील हुई थी। उसमें स्पष्ट था कि नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री का दीवा स्वप्न पूरा करने के लिए दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस डील को एग्जीक्यूट करने में लिहाजा देरी हो रही थी तो आरजेडी की ओर से दबाव बढ़ता जा रहा था। अब देर सवेर नीतीश कुमार जी ने दबाव में अब ये कदम उठाया कि वो दिल्ली जाकर नेताओं से मिल रहे हैं। तो उधर आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया। जो परिणाम आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक नेता पूरा चिल्ला रहे हैं। एक बार जान लीजिए, 1 महीना इंतजार करिए ना, उसके बाद जो बैठक होगी और समान विचारधारा वाले दल जब सब एक मंच पे आएंगे, और यही देश की जनता चाहती है, और देश की जनता की मांग पर ये गठबंधन आगे का रास्ता अख्तियार कर रहा है। इधर बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंडल अध्यक्ष को यदि केंद्रीय नेतृत्व तय कर दे, वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। इतना जरूर मैं कहता हूं, स्पष्ट है। और बिहार में नेता हमारे कई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में पूरा भरोसा है। उनके नेतृत्व में ही हम 24 और 25 दोनों का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है, उसके तहत विपक्ष की ये प्लानिंग है कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा कैंडिडेट दिया जाए। 1977 और 1989 में भी इसी फॉर्मूले से विपक्ष ने जीत हासिल की थी। हालांकि दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 साल के अंदर वापस सत्ता मिल गई थी। Well, I can never miss an update.